डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस को इन डिटेल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट आर द साइट्स फॉर लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। आप लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि इट इज ए स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जिसमें आपको नजर आ रहा है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रोमा, थैलेकॉइड एंड ग्रेनम। तो जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन हो रहा होता है वो एक्चुअली हो रहा होता है थैलेकॉइड के अंदर। और जो थैलेकॉइड क्या है, दीज आर द मेम्ब्रेन embedded by specialized light absorbing protein called photosystem। ये आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। जो एक अभी चीज़ लाइट येलो कलर की हमने यहाँ पर दिखाई है आपको, कि ये एक मेम्ब्रेनस बाउंड एक सब्सटेंस प्रोटीन है जो कि थैलेकॉइड के इर्द गिर्द होता है। और यही बेसिकली इसी की वजह से ये जो साइट स्पेसिफिक है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के लिए। अब हम देखते हैं in general what are the reactions that are occurring in light dependent photosynthetic pathway. The first thing which happens in chlorophyll molecule is the photoexcitation of electron. When the light energy is absorbed by photosystem 2 molecules, it excites the electron and finally ejects the electron from the reaction center of photosystem 2. ये बेसिकली पहला रिएक्शन हो रहा होता है इस लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के अंदर, जिसके नतीजे में जब भी एक्सटर्नल सोर्स से कोई भी लाइट एनर्जी आती है तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो पहले से फोटो सिस्टम 2 के अंदर मौजूद होते हैं, ये लाइट उसको एक्साइट करती है। और एक्साइट करने के बाद यही लाइट उन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स को फोटो सिस्टम 2 से बाहर निकाल देती है। जो second reaction that occurs here is the photolysis of water molecule। इस स्टेप के अंदर क्या होता है, ये बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन जो फोटो सिस्टम 2 के अंदर से पिछले रिएक्शन के अंदर निकल चुका था, ये फोटोलाइसिस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल उस लॉस इलेक्ट्रॉन को कंपनसेट करेगा एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फराहम करके। अब ये कैसे इसको फराहम करेगा, ये आगे जाके हम स्लाइड्स में देखेंगे कि कौन सा ऐसे रिएक्शन हो रहा होता है जिसके नतीजे के अंदर लॉस इलेक्ट्रॉन जो है वो फोटो सिस्टम 2 को दोबारा मिल जाता है। So the water molecule gets split into oxygen molecule and gives up electrons and protons। और यही इलेक्ट्रॉन जो है ये जाके फोटो सिस्टम 2 के अंदर दोबारा एंट्री कर लेता है, और जो इट विल एक्ट एज ए compensation for photosystem 2। Then we see we have electron transport chain। The electron transport chain eject an electron from photosystem 2, which goes through the, you can say, membrane, where electron carriers pump the proton into lumen from stroma। The second thing that happens in this electron transport chain is the reduction of NADP positive into NADPH। और जो सबसे आखिरी काम इसके अंदर हो रहा होता है वो हो रहा होता है एटीपी जनरेशन, जो कि लाइट डिपेंडेंट फोटोसिंथेसिस का सबसे आपके लिए लास्ट पार्ट है। इसके अंदर क्या होगा, द एटीपी मॉलिक्यूल्स गेट जनरेटेड। और ये किस प्रोसेस से हो रहा होगा, उस प्रोसेस को कहते हैं केमियोस्मोसिस। तो अब हम इसी जो हमारे पास चार मेजर स्टेप्स यहाँ पर हो रहे थे जो हमने पढ़े हैं, इनको हम इन डिटेल पढ़ते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल इमेजेस। अभी आप लोगों के सामने ये थैलेकॉइड का मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जो कि अभी इनकम्प्लीट है। इसी स्लाइड के अंदर हम इसको कंप्लीट करेंगे और हम ये भी पढ़ेंगे कि कौन कौन से रिएक्शन जो पहले हमने चार पढ़े हैं वो यहाँ कहाँ और कैसे कैसे हो रहे होते हैं। So the structure of thylakoid membrane you see here, it has got different type of protein molecules। The first, it has got photosystem 2 molecule, which is also called P680 molecule। ये जो आप देख रहे हैं फोटो सिस्टम 2, इसको कहते हैं, इसको P680 भी कहते हैं। और ये जो P है, इट स्टैंड्स फॉर पिगमेंट, एंड द लेटर 680, these are the maximum absorbing wavelength of this molecule, that is 680 nanometer in visible spectrum। Then
we have different mobile electron carriers such as plastoquinine, which is the first electron carrier in this whole process. After this, we have a transmembrane cytochrome B6F complex, and then we have a water soluble copper protein which is called प्लास्टोसाइनिन. प्लास्टोसाइनिन जो है ये वाटर सोल्यूबल कॉपर प्रोटीन है, लेकिन जो आपने पहले देखा प्लास्टोक्विनिन वो है लिपिड सोल्यूबल प्रोटीन. इस स्टेप के बाद हमारे पास एक और आप कह लें लाइट हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल आता है जिसको कहते हैं फोटोसिस्टम 1. इसको P700 भी कहते हैं. जैसे हमने पहले कहा कि P स्टैंड फॉर पिगमेंट एंड 700 स्टैंड फॉर द मैक्सिमम एब्जॉर्बिंग वेवलेंथ ऑफ फोटोसिस्टम 1 मॉलिक्यूल विच इज इनविजिबल स्पेक्ट्रम. अब जरा हम पिछले लेक्चर को रिकॉल करें, उसमें हमने पढ़ा था कि फोटोसिस्टम 1 मॉलिक्यूल का नाम फोटोसिस्टम 1 क्यों रखा गया और फोटोसिस्टम 2 मॉलिक्यूल का नाम फोटोसिस्टम 2 क्यों रखा गया. फोटोसिस्टम 1 जो है ये बेसिकली it is the second photosystem reaction that occurring in this light dependent reaction. लेकिन इसको 1 क्यों कहा गया, क्योंकि ये पहले डिस्कवर हुआ और फोटोसिस्टम 2 मॉलिक्यूल जो कि एक्चुअल तौर के ऊपर रिएक्शन के अंदर पहले परफॉर्म हो रहा है, इसको फोटोसिस्टम 2 नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये इसकी डिस्कवरी बाद में हुई. And finally, for the ATP generation process, the thylakoid membrane has got ATP synthase molecule as shown in this diagram. तो इस स्लाइड के अंदर हमने वो 4 मेजर रिएक्शन स्टेप्स पढ़ लिए कि वो कहाँ कहाँ हो रहे होते हैं. फोटोसिस्टम 2 में क्या है, फिर फोटोसिस्टम 1 में क्या है, और फोटोलाइसिस कहाँ हो रही होती है, और आखिर में एटीपी सिंथेज क्या काम कर रहे होते हैं. तो अब इसी प्रोसेस को हम मजीद डिटेल में पढ़ते हैं अगली स्लाइड के अंदर. The first event that takes place is the absorption of light energy by photosystem 2 molecule. जब भी photosystem 2 molecule एक्सटर्नल सोर्स से लाइट्स को परसीव करता है तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करता है. करने के बाद इलेक्ट्रॉन को एक हायर स्टेज के ऊपर ले जाता है. इसी स्टेप के अंदर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल भी हो रही थी. और फोटोलाइसिस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का मकसद क्या था, हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि ये लॉस्ट इलेक्ट्रॉन जो कि फोटोसिस्टम 2 से निकल जाता है उसको कंपनसेट करता है. कंपनसेट किस तरह करेगा कि जब वो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो जाएगा तो उसके नतीजे के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पैदा हो रहा है वो दोबारा चला जाएगा फोटोसिस्टम 2 मॉलिक्यूल के अंदर. तो ये जो इट विल एक्ट एज कंपनसेशन और इट विल एक्ट एज ए स्टेबलाइजर for photosystem 2 molecule because it is giving the lost electron to photosystem 2. After this, the ejected electron is received by plastoquinine and it also receives proton from stroma and plastoquinine is reduced to PQH2 which is a plastoquinol molecule. Plastoquinine further delivers the electron to cytochrome Bf6 which mediates the pumping of a proton into lumen by the energy of excited electrons. So you see in cytochrome Bf6 ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया है प्लास्टोक्विनिन से, ये अगेन लो एनर्जी स्टेट के ऊपर है. लो एनर्जी स्टेट के ऊपर क्यों है? बिकॉज ऑफ पंपिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम स्ट्रोमा इनटू ल्यूमन. तो स्ट्रोमा आप देख रहे हैं, it is on the upper side of this slide and lumen is showing in the lower portion of this slide. After this step, this low energy electron is carried to photosystem 1 by mobile electron protein called plastocyanine. अब हमने देखा है कि फोटोसिस्टम 1 के अंदर आने के बावजूद भी ये जो इलेक्ट्रॉन है ये लो एनर्जी स्टेट के अंदर है. तो अब इसके ऊपर भी जब एक्सटर्नल सोर्स से लाइट एनर्जी आएगी तो ये क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगी. तो अगेन द इलेक्ट्रॉन बिकम इन द एक्साइटेड फॉर्म. So now this high state electron is transferred to NADP positive by ferredoxin and in the presence of ferredoxin NADP reductase which will finally converts NADP positive to NADPH. So now we have NADPH
which is produced from the light dependent reaction, but we also need ATP molecule from light dependent reaction that will be used as a precursor for Calvin cycle. तो इस नतीजे में आपने देखा कि अब तक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के अंदर हमारे पास NADPH तो आ गया, लेकिन हमें अभी भी मजीद एक और मॉलिक्यूल की ज़रूरत है जिसे हम कहते हैं ATP, ताकि ATP और NADPH हमारे पास एज ए प्रिकर्सर मौजूद हों, जो कि केल्विन साइकिल के अंदर अपना रोल अदा करेंगे. So we have high concentration of proton in the lumen side of thylakoid that creates electrochemical gradient. That means the proton will move from lumen to stroma via ATP synthase, which uses proton motive force which generate ATP, and from ATP, ADP is produced, and this process is known as chemiosmosis. तो इस रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास सबसे आखिर में जो दो मॉलिक्यूल बचे वो कौन से बचे? ATP और NADPH. अब ये ATP और NADPH यही यूज होंगे एज ए प्रिकर्सर फॉर केल्विन साइकिल. तो आने वाले लेक्चर के अंदर हम केल्विन साइकिल को इन डिटेल पढ़ेंगे कि उसके अंदर ये सारा फिनोमिना कैसे हो रहा होता है.